नमस्कार। स्वरसुधा स्टूडियो के रंग पूर्वांचल के प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम शख्सियत में मैं उमा महाजन आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और इस प्रोग्राम के निर्माता और निर्देशक श्री संजय चौबे जी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम के ज़रिए पूर्वांचल के उन तमाम लोगों के जीवन के सफ़र को हम सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और ट्राई सिटी में अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल किया। और आज इसी श्रृंखला में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं श्री मृणाल जी। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिग्मा सॉफ्टवेयर जेल और फॉर्मुलेशन के। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उमा जी, आपको भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। स्वरसुधा स्टूडियो और श्री संजय चौबे जी का बहुत बहुत साधुवाद एक इतने अच्छे पहल करने के लिए जी। कि पूर्वांचल की शख्सियत को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो उन्होंने किया है उसको देश विदेश के लोगों को भी बताने के लिए, इसके लिए वो निश्चित तौर पे साधुवाद के योग्य हैं और उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जी, वाकई शख्सियत प्रोग्राम बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसी शख्सियतें यहाँ आती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयाँ देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके बावजूद भी उनको पार करके एक मुकाम हासिल किया। और ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम है। तो चलिए सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? जी देखिए, मेरा जन्म बिहार के सहरसा ज़िले में मेरा जन्म हुआ। बिहार में? जी, बिहार में। पालन पोषण मेरा बिहार में ही हुआ है। मेरे पिताजी बिहार इंजीनियरिंग सर्विस में थे और इस वजह से उनकी जॉब ट्रांसफरेबल थी जी। तो बिहार के बहुत सारे ज़िले में हर एक 3 साल में आना जाना होता था, तो हम लोगों को भी उनके साथ निश्चित तौर पे आना जाना पड़ता था। खगड़िया में बचपन मेरा खगड़िया में बीता और स्कूलिंग मेरी हाजीपुर में हुई है। बिहार के हाजीपुर में हुई शिक्षा है। आपने वहाँ से हाजीपुर में ली है। कॉलेज का हाजीपुर और पटना में मेरी कॉलेजिंग हुई है जी। उसके बाद देहरादून से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है बायोकेमिस्ट्री में। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2004 में जी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसके बाद सोनीपत से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। सोनीपत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एबका फार्मा के नाम से, और उसमें बड़े छोटे ओहदे से मैंने शुरुआत की थी एज ए असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, जो बड़ा क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सबसे नीचे का लेवल माना जाता है जी। और आपको ये बताते हुए इस मंच के माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 6 महीने के दौरान, काम करने के 6 महीने के दौरान ही हम उस यूनिट के प्लांट हेड बन गए। ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट, मेरे लाइफ का वही रहा। वो मेरी मेहनत मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आज जहाँ कहीं भी हैं उसकी बेस वहीं से तैयार हो गई थी, रूपरेखा वहीं से तैयार हो गई थी, जिसको आज महसूस करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की और 6 महीने के अंदर अंदर ही आपने एक अचीवमेंट कर ली। तो बहुत प्रसन्नता है इस चीज़ की, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि लोगों को तो आई थिंक उम्र लग जाती है एक हासिल करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। सर, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परिवार में सारे नौकरी पेशा लोग थे। मेरे पिताजी, जैसा मैंने बताया, बिहार इंजीनियरिंग सर्विस में थे जी। अच्छे ओहदे पे थे, बड़े ऊंचे ओहदे पे थे। लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनके ओहदे का या और किसी चीज का कभी भी फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ भी, हम 2 भाई और 1 बहन है। मेरे बड़े भाई साहब भी दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, वो भी बड़ी अच्छी शख्सियत है। एक सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं रेलवे में, उनके हस्बैंड वो खुद भी टीचर हैं जी। तो हम लोगों ने जो कुछ किया, तीनों भाई बहन जो कुछ किए, वो अपनी मेहनत से, अपने तरीके से हम लोगों ने अपने अपने मुकाम को हासिल किया। बहुत आपके विचार जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने अपनी मेहनत के बल पर, ना कि अपने पिताजी के ओहदे को यूज़ करके उसका प्रयोग किया। एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि पूर्वांचल से, जैसे आपने बताया कि आप बिहार से हैं और वहाँ से आप ट्राई सिटी में हरियाणा में आए, तो ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या जज्बा था कि आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा, या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी पोस्ट एजुकेशन जो है फाइनल वो देहरादून में हुई। जी। देहरादून से आने के बाद नौकरी की तलाश जब शुरू किए जी। तो हरियाणा में एपका में मैंने अपना स्टार्टिंग किया, और वहाँ कुछ समय लगाने के बाद, जब मैंने बताया 6 महीने में प्लांट हेड हो गए, 2 साल नौकरी करने के बाद लगा अब सैचुरेशन आ गया जी। उस जगह के लिए। ओके। अब उस इंडस्ट्री में को ना तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं और ना मेरे को बहुत कुछ ज़्यादा मिल सकता है जिससे हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ओके। तो ये जज्बा खींच के ले आया हिमाचल प्रदेश के तरफ। अच्छा। और ट्राई सिटी के तरफ। क्योंकि बद्दी जो है वो एक फार्मास्यूटिकल की हब बन के उभर रही थी जी। जितने भी अच्छे कंपनीज थे वो बद्दी में आके एस्टेब्लिश हुए, और सब लोगों का रहना चंडीगढ़, पंचकूला, ये ट्राई सिटी में सबका रहना होता है, अभी भी आप देखेंगे। जी जी। तो ऐसे ही है, और इंडस्ट्री सारी की सारी बद्दी में है। तो कुछ करने का जज्बा कि जब तक कुछ खुद के लिए नहीं करें जी, समाज के लिए भी नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल सी चीज है जिसको मानना पड़ेगा कि जब तक आप खुद के लिए नहीं कीजिएगा समाज के लिए भी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, शुरुआत तो अपने आप से होती है। बिल्कुल। वैसे भी अगर चैरिटी भी करनी हो तो वो घर से ही शुरू होती है। घर से शुरू होती है। तो अगर बिजनेसमैन की भाषा में बात करें तो एज ए बिजनेसमैन आपने आपका कार्य क्षेत्र क्या क्या रहा? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, सोनीपत से बद्दी आ गए। बद्दी में भी आने के बाद 2-3 बड़ी अच्छी इंडस्ट्री, मल्टी लेवल इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल्स में वहाँ भी जॉब किए जी। और जो मेरी लास्ट जॉब थी वो एज ए टेक्निकल डायरेक्टर की थी जी। फिर मेरे अंदर वही चीज़ें आई कि यार अब डायरेक्टर भी हो गए, किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो अब सैचुरेशन आ गए, अब क्या करें। बिल्कुल। तो फिर एक दिन अचानक से लगा कि नहीं, अब कुछ खुद से करना चाहिए, खुद से अपने लिए और अपने उस पर। और जब ये फैसला लिए कि जॉब को रिजाइन करना है तो ये लगा कि अगर परिवार में सबको पता चलेगा तो भूचाल सा आ जाएगा जी। क्योंकि सबके सब नौकरी करने वाले लोग थे। पुश्तों में कोई ऐसा नहीं है जो बिजनेस में है। पहले शख्स हम बने जो कि बिजनेस में। और इस मिथ को तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, चैलेंजिंग जॉब था कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छे से जॉब को छोड़ के, और बिल्कुल रिस्क फैक्टर पे, हाशिए पे आ गए। और ये फैसला जब 2010 में हम लिए तो आपको बताएं कि 6 महीने तक घर में किसी को नहीं बताए, सिर्फ मेरी मिसेज को पता था कि मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया और अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, एक छोटी सी कंपनी बना के मार्केटिंग का काम पहले स्टार्ट किए, और 2012 में पहली यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की लगाई मैंने MCR हेल्थ केयर के नाम से जी। जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए। और 2 साल के अंदर ही ये सिग्मा सॉफ्ट जेल के नाम से सॉफ्ट जिलेटिन की यूनिट, जो कि बद्दी में भी बहुत कम है, बहुत सोफिस्टिकेटेड यूनिट होती है, वो मैंने लगाई जी। एक हर्बल की और एक यूनिट लगाई मैंने दीक्षा आयुर्वेदा के नाम से। अच्छा जी, दीक्षा आयुर्वेदा के नाम से मेरी दूसरी कंपनी है जिसमें आयुर्वेदिक के फॉर्मुलेशंस होती हैं। और फिर ये कारवां बढ़ता गया और बिजनेस में और लोग जुड़ते गए सारी चीज़ें बनती गई जी। तो जैसे एक आप सफल इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं समाज में, तो ये समाज सेवा की भावना, क्योंकि ये हम देखा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है वो सभी समाज सेवा की तरफ भी बढ़े, लेकिन आपको जाना जाता है कि आप बैकग्राउंड में रहकर काम करने वालों में से हैं, जो सामने नहीं आते लेकिन छुप कर समाज सेवा करते हैं। तो ऐसा जज्बा आपके अंदर कैसा आया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें झेली जी। इस इंडस्ट्री में, छोटे लेवल पे भी रह के और बड़े लेवल पे भी रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि क्या परेशानी होती है। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले खुद पे हर एक चीज़ों को आजमाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि पूर्वांचल के कोई बच्चे अगर आते हैं जॉब के लिए तो उनको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सेटल करना। अब आप इसको समाज सेवा का नाम दीजिए या जो भी देना चाहें, मेरी शुरुआत जो आपके मन की भावना थी, मन की भावना थी। आज भी कोई आ जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करो। तो वहां से ये शुरुआत हुई। धीरे धीरे कुछ सारे संस्थाएं जिनसे हम जुड़ते चले गए और बहुत सारी चीजें दिखी कि अब इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर सर्दी का समय है तो कुछ लोगों को कंबल दे दें, कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए दे दें। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जिंदगी का जो समाज सेवा के लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो लास्ट ईयर होली
का समय था। जी हाँ। अपने गाड़ी में मिठाइयाँ भर के और हम झुग्गियों में बांटने के लिए चले गए। ठीक है। वही मिठाई जो बचा हुआ था वही हम अपने घर में भी लेके आए। और जब मेरे बच्चे भी उस मिठाई को खा रहे थे तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि चलो कम से कम हम इतना तो समाज के लिए कर पाएं कि जो हम और उन बच्चों को दे के आए हैं वही अपने बच्चे खा रहे हैं, वही मेरे बच्चे भी खा रहे हैं। एक समानता, हाँ, समाज में जो समानता है उसको मेंटेन करने की कोशिश शुरुआत वो किए, और करते करते बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ते गए। जितना मेरे से हो पाता है समाज के लिए वो करने की कोशिश करते हैं। मृणाल जी, आपकी जो लगन है, जिसे आपने बताया कि आपके मन में लगन थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और मुझे लगता है कि अगर लगन हो तो वो कहा जाता है ना कि हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वालों को पत्थर में खुदा मिलता है। तो आपने वाकई पत्थर में खुदा पा लिया। और जो समाज सेवा की भावना है, तो एक इंडस्ट्रियल होने के नाते इंडस्ट्री को और समाज सेवा को, आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, जो इसका जवाब आपके सवाल में ही छिपा हुआ है कि आप मैनेज कैसे कर पाते हैं। एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट तभी बन पाता है जब वो एक अच्छा मैनेजर होता है। जी। और शायद लोग कहते हैं कि मृणाल एक अच्छा मैनेजर है। अच्छा। और जब लोग कहते हैं कि हम एक अच्छे मैनेजर हैं तो इंडस्ट्री में सारी चीज़ें ऑटो मोड पे चलती हैं, वो मैनेज्ड हैं। समाज सेवा के लिए भी हम वो समय निकालते हैं जिससे मेरे इंडस्ट्री में कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल। और समाज में भी कोई दिक्कत ना आए, समाज सेवा के लिए भी दिक्कत ना आए। जो आप कह रही थी अभी कि आप पर्दे के पीछे से रह के करते हैं, ये भी उसी का एक पहलू है। ये भी मेरी मजबूरी कह लीजिए या मेरी भावना कह लीजिए कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसा ही करना चाहते हैं। तो तभी दोनों को मैनेज करके, दोनों को वो करके चलते हैं। कुछ लोग जो समाज के लिए अच्छा करते हैं, कुछ संस्थाएं जो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, हम डायरेक्टली वहां नहीं इन्वॉल्व हो सकते, नहीं समय दे सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मेरे से जो कुछ भी हो पाता है वो हम उन समाज के लिए, उन फंक्शंस के लिए, उन प्रोग्राम के लिए करते हैं, सो दैट कि कहीं ना कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाए और मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलती रहे। जी हाँ, वैसे भी मैं समाज सेवा के लिए तो बहुत, जब किसी भी सेवक को ऐसे मिलती हूँ तो मुझे दिल करता है कि ये 2 लाइनें मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। कि अगर आपने इंसानियत की सेवा कर ली तो आपने आई थिंक गीता और कुरान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आप आने वाले सालों में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत खुशी हो रही है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी स्टूडियो में, इसी मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिन पहले ही मैंने एक प्लानिंग की है। जी। एक सिग्मा सॉफ्टजेल फाउंडेशन में बनाने जा रहा हूँ। जी। और अब उसके माध्यम से गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए और गरीब लड़कियों के शादी के लिए, जी, इस 2 विषय पे ये फाउंडेशन काम करने जा रही है, काम करेगी। और मेरे टोटल टर्नओवर का एक फिक्स्ड अमाउंट इस फाउंडेशन को ट्रांसफर होगा जी। और वो पूरे साल में बच्चों के पढ़ाई और गरीब लड़कियों के शादी, इस 2 मुद्दे पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। और ये मेरी पत्नी, ये उनका सुझाव था जी, ऐसा कुछ करने जी। वैसे भी कहा जाता है एक सफल आदमी के पीछे उसकी एक पत्नी का या किसी भी लेडी का हाथ होता है, औरत का हाथ होता है। तो आई थिंक आपकी पत्नी ने बहुत साथ दिया आपकी जिंदगी में। ये उनकी सोच थी और उनके जज्बे को सलाम करते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज इसी मंच के माध्यम से पब्लिकली इसको अनाउंस करने का भी मौका मिला। तो शख्सियत को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी कहेंगे कि एक शख्सियत ने जो अपने ज़िंदगी में और कुछ सोचा है तो उसके इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने मृणाल लिखा सिर्फ, उसके साथ कोई आपका जो कास्ट या कुछ और आपने नहीं रखा जी? कोई भी? ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है और ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की फिलॉसफी है।
जब 9th-10th में हम थे तो मैंने भी यही सवाल उनसे किया था कि आपने नाम के आगे पीछे क्यों नहीं कुछ रखा है, नाम के आगे सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग अपने जिंदगी के पिक पे होगे तब इस चीज का एहसास होगा कि समाज में सबसे ज्यादा जो जहर फैली होगी वो इसी को लेके फैली होगी, नाम के आगे वाले दुबे, यादव, चौबे, वो समाज में सबसे ज्यादा जहर फैला के रखेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे उसी भीड़ दौड़ के बने। मेरे बच्चे कम से कम उससे अलग रहें, उस बिरादरी के दौर से अलग रहें, उन चीजों से अलग रहे। ये उनकी फिलॉसफी थी और मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मेरे परिवार के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनके नाम के आगे कुछ ना लगाया जाए, सरनेम कोई ना लगाया जाए। और हम लोग ये मिसाल कायम करें, ये शुरुआत करें कि समाज को इस जातिवाद के दौर से बाहर निकालने के लिए जितना बन पाए वो हम लोग करें। यही मैसेज आप इस प्रोग्राम के जरिए देना चाहते हैं? बिल्कुल, इस प्रोग्राम के जरिए मेरा यही मैसेज है कि हम लोग इस जातिवाद, इस बिरादरीवाद से बाहर आए, तभी समाज का भला हो पाएगा। मृणाल जी, आज आपको इस स्टूडियो में पाकर हम धन्य हो गए। आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, तो आपका इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक एंकर होने के नाते इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले पूरे समाज को यही कहना चाहूँगी कि भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए सबको एक कोशिश करनी ज़रूरी है। और क्योंकि पास नहीं तो दूर होगी, लेकिन रोशनी एक दिन ज़रूर होगी। धन्यवाद। इस शख्सियत प्रोग्राम में बुलाने के लिए स्टूडियो का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।